प्यारे बच्चों, आज से हम सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं गणित को शुरू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत बेसिक जानकारी को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं के जो प्रकार होते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। पहली परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती है, आगे बढ़ते हुए कहां तक चली जाती है? अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो n बराबर मतलब प्राकृत संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी? 1, 2, 3 ऐसे आगे चलते हुए ये संख्या अनंत तक जाएगी। क्लियर? चलिए अगली संख्या देखेंगे। प्राकृत संख्या के बाद अगली संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या रहेगी? तो पूर्ण संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाएगा जो शून्य से प्रारंभ होकर, ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि W बराबर अर्थात पूर्ण संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आएगी? शुरुआत 0 से होगी और यह संख्या आगे बढ़ते हुए 1, 2, 3, आगे 4, फिर 5, फिर ऐसे बढ़ते हुए यह संख्या अनंत तक जाती है। तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उनको पूर्ण संख्या कहा जाता है और जो एक से प्रारंभ होती है उनको प्राकृत संख्या कहा जाता है। ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगली संख्या के प्रकार में हम पढ़ेंगे पूर्णांक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पूर्णांक किसको कहा जाता है? तो जो पूर्ण अंक हो उसको पूर्णांक कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा लिखी है, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूं कि जिसके अंदर शून्य भी हो और जितनी भी प्लस वाली संख्या हो, जितनी भी माइनस वाली संख्या हो, उसका जो समूह होता है वो सारी क्या होती है? आपकी संख्या कौन सी होगी? पूर्णांक होगी। केवल इसमें दशमलव बिंदु वाले जो संख्या होती है वो पूर्णांक के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी जितनी भी संख्या है, चाहे वो -2 हो, चाहे -5 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 5 हो, 8 हो, ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आएगी? पूर्णांक के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगली जानकारी है पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? तो आपको याद रखना है कि पूर्णांक के जो प्रकार है वो दो प्रकार है। पहला है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक का प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए इनकी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक किसको कहा जाएगा? तो इसमें सभी जो संख्या आती है, धनात्मक संख्याओं का जो समूह होता है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। अर्थात 1, 2, 3, 4 ऐसी जितने भी आगे प्लस वाली संख्या होती है वह किसके अंतर्गत आएगी? धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती है। उदाहरण दे रखा है 1, 2, 3, 4, यह संख्या कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अर्थात 0 के बाद की जितनी भी संख्याएं होती है 1 से अनंत तक, ये सारी धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती है। अगला पूर्णांक का प्रकार है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें जो संख्या आती है, ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। अर्थात जो भी माइनस की संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है, जो शून्य है, 0 जो है, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, याद रखिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या बताया? शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन क्या है? वो एक पूर्णांक है। शून्य क्या है? अगर प्रश्न आ जाए कि शून्य क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है कि शून्य जो है वो क्या है? एक पूर्णांक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली संख्या का प्रकार है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या अर्थात वे संख्याएं जिनको p बटा क्यू अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पर हर जो है या q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अर्थात सिंपल सी भाषा में ये कि जो संख्या अंश बटा हर
या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, वह सारी संख्याएं कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/5, तो 3 अंश हो गया, 5 हर हो गया, यह परिमेय संख्या हो गई। अब क्या ये 3 परिमेय संख्या है क्या? तो किसी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं होता है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात यह संख्या भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 और इसके ऊपर बार है, तो यह संख्या कैसे परिमेय संख्या हुई? तो इसको सरल करेंगे तो यह संख्या यहाँ पर 3 है और एक अंक के ऊपर बार है, इसलिए यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा? 1 बार 9 आ जाएगा। अब यह संख्या 3/9 हो गई, अर्थात p बटा q के रूप में हो गई। अर्थात यह संख्या भी जो है यह कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगला उदाहरण यहाँ पर दे रखा है 0.63 और 63 के ऊपर बार है, तो इसको यदि सरल करेंगे तो ये 63 ऊपर आ जाएगा और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे बटे में 99 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यह भी p बटा q के रूप में हो गई, अर्थात यह संख्या भी आपकी कौन सी संख्या रहेगी? परिमेय संख्या रहेगी। क्लियर? अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अगर आपको समझ में आ गई तो अपरिमेय संख्या में कोई भी दिक्कत नहीं है, अर्थात वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। सरल भाषा में अगर आपको बताएं तो अंडर रूट वाली वे सारी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, अंडर रूट वाली वे सारी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सारी संख्याएं कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अंडर रूट 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण, सबसे महत्वपूर्ण आपको बात याद रखना है पाई के संबंध में कि पाई कौन सी संख्या है, तो आपको बताना है कि पाई जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? चलिए अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या आपके सामने आ चुकी है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहा जाता है? तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सामूहिक रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, दोनों का जो मिश्रण होता है वो संख्या कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्लियर? जिसमें अंडर रूट वाली संख्या भी आएगी, p बटा q के रूप वाली संख्या भी आएगी, सारी संख्या आएगी, माइनस वाली भी आ जाएगी, इसमें ये सारी संख्याएं सम्मिलित होती है, तो इसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली संख्या का प्रकार है अभाज्य संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसलिए इसको ध्यान से समझिए और कॉपी में नोट करते हुए चलिए। पहला अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, ऐसी संख्याएं जिनके एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड न हो। तो देखिए कोई भी संख्या जो होती है वो स्वयं से और एक से विभाजित होती ही होती है। कोई सी भी संख्या हो वह स्वयं, उसमें स्वयं का और एक का भाग जाता ही जाता है। इसके अलावा अगर इसमें किसी का भाग नहीं जाता है तो वह संख्या जो होगी वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे हम पहला उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर पहले उदाहरण में दे रखा है अभाज्य संख्या 2 से शुरू हो रही। तो दो अभाज्य संख्या कैसे हैं? तो जैसे देखिए कि 2 में 2 का भाग जाता है और 2 में 1 का भाग जाता है। इन दोनों के अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, इस कारण से यह जो संख्या है यह आपकी अभाज्य संख्या रहेगी। 7 देख लीजिए, 7 का उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। 7 में 7 का भाग जाएगा और 7 में 1 का भाग जाएगा। इन दोनों कंडीशन के अलावा इसमें किसी भी संख्या दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, अर्थात इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह भी संख्या आपकी अभाज्य संख्या रहेगी। इसी प्रकार से 13 देख लीजिए, तो 13 में 13 का भाग जाएगा और 13 में 1 का भाग जाएगा। इसके अलावा 13 में किसी का भी भाग नहीं जाता है, इसलिए ये सारी संख्या जो है पहली आपकी 2 हो गई, फिर अगली अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 9 क्यों नहीं है? 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 में 9 का भाग जाता है, 9 में 1 का भाग जाता है, ये तो होता ही है, लेकिन 9 में 3 का भी भाग जाता है, मतलब ये एक गुणनखंड हो गया है, इसलिए यह संख्या जो है यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। यह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब सबसे पहले हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? तो पहली अभाज्य संख्या आपको याद रखना है, सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है? 2 है। ठीक है,
अगला प्रश्न है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। 1 से लगाकर 50 तक विषम अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि एकमात्र जो सम संख्या होती है वो 2 होती है। तो टोटल 1 से 50 तक 15 हो रही है। तो यहाँ पर विषम पूछा है तो 1 हटा देंगे, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 50 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याएं 10 होती है। प्रश्न है एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको बताना है कि दो जो संख्या है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न आपके लिए दिया हुआ है कि 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो 25 अभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ पर लिखी हुई है 2 पहली, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ऐसे टोटल 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती है और कौन कौन सी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली संख्या का जो प्रकार है वो भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य इसको अगर ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। अभाज्य में क्या हो रहा था? स्वयं और एक के अलावा किसी में भाग नहीं जा रहा था, लेकिन इसमें स्वयं और एक के अलावा भी अन्य गुणनखंड इसका अगर हो जाएगा तो यहाँ पर एक और परिभाषा लिखी, अर्थात ऐसी संख्या है जिनके क्या हो गुणनखंड निकाले जा सके उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है या फिर भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे पहली संख्या यहाँ पर 4 लिखी हुई है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। कैसे होती है? तो देखिए 4 में 4 का भाग जाएगा, 4 में 1 का भाग भी जाता है। ये दोनों कंडीशन तो अभाज्य में भी होती है, लेकिन भाज्य क्यों है? क्योंकि 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, अर्थात इसके गुणनखंड निकल रहे हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। अगला उदाहरण एक और समझ लेते हैं कि 10 भाज्य संख्या कैसे हैं? 10 में 10 का भाग जाता है, 10 में 1 का भाग जाता है, 10 में 2 का भी भाग जाता है, 10 में 5 का भी भाग जाता है, अर्थात इसके गुणनखंड निकल रहे हैं, इसलिए यह संख्या भी आपकी कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ तक आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। सबसे छोटी भाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये छोटी छोटी जानकारी, लेकिन आपको परीक्षा में ये एक एक अंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से प्रश्न को पढ़ना और उसको सोच के उसका उत्तर लगाना। सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसमें सबसे ज्यादा भैया बहन गलती करते हैं, 2 लगा देते हैं, लेकिन वो 2 गलत है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो 4 होगी। ठीक है। अगली संख्या है, अगला प्रश्न है पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी है? तो पहली विषम भाज्य संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो पहली विषम भाज्य संख्या जो होगी वो 9 होगी। ठीक है। अगला प्रश्न इससे संबंधित होगा, 1 से लगाकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 से लगाकर 50 तक में भाज्य संख्याएं जो होती है वो 34 होती है। कितनी होती है? 34 होती है। प्रश्न अगला है, एक अंक की भाज्य संख्याएं, एक अंक की भाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो एक अंक की भाज्य संख्याएं 4 होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली आपकी 4 है, अगली संख्या आपकी 6 है, अगली संख्या आपकी 8 है और अगली संख्या आपकी 9 है। ये 4 संख्या ऐसी है जो एक अंक की भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न इससे संबंधित है, 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जा रही है, तो 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली संख्या का प्रकार है सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो सह अभाज्य संख्या की परिभाषा अपन समझते हैं, ऐसी संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 होता है, अर्थात ऐसा युग्म जिसका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है, उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात जिसके अंदर कोई भी कॉमन नहीं हो,
उसका HCF 1 आएगा, तो वो संख्याओं का युग्म जो होगा वो क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 5 और 9, तो 5 के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणित 1 होगा, 5 के गुणनखंड 5 गुणित 1, 9 के गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणित 1, और इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात 5 और 9 जो संख्या है वह आपकी सह अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से 13 और 15, 13 और 15 के गुणनखंड करेंगे तो 13 का गुणनखंड 13 एकम 13, और 15 के करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, है ना। और यहाँ पर 1 कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, तो इसका HCF भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात यह संख्या भी क्या हो जाएगी, आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे अपन सीखेंगे गुणनखंड निकालना। तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, पहले आपको ये सब आता होगा, लेकिन अपन जो आता है उसको समझते हुए आगे सीखने का प्रयास करेंगे। पहली संख्या है 12, 12 के अपने को गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले 12 को अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, 12 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर से 6 में भी 2 का भाग जाता है तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब 3 में 2 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या 2 के बाद 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो जो संख्या थी 12, उसकी गुणनखंड क्या आए, गुणनखंड आ गए 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, इसको व्यवस्थित करके लिख लेंगे। अर्थात कैसे, 2 दो बार है तो यहाँ पर हम 2 की घात 2 लिख लेंगे, और गुणा में 1 3 है तो गुणा में 3 आ जाएगा। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से अगली संख्या यहाँ पर 64 दे रखी है, तो 64 के गुणनखंड कैसे निकाले जाएंगे, तो इस प्रकार से 64 लिख लेंगे। 64 में 2 का भाग देंगे तो ये भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 32 बार जाएगा। फिर से 32 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गया, 6 दूना 12। फिर से 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 दूना 16, फिर से 8 में भी 2 का भाग जाएगा तो 2 चौक 8, है ना। फिर से 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूना 4, और फिर 2 में 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2। तो जो 64 संख्या थी उसके गुणनखंड क्या आए, 2 कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 6 बार 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इसको सरल करके लिखेंगे तो 2 की घात 6 लिख देंगे, 2 की घात 6 मतलब कितना होता है, 64 होता है। तो इस प्रकार से अपने को गुणनखंड निकाला जाता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का पहले फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म समझ लीजिए, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लसअ। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या आपको दे रखी है 6 और 20, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो किस प्रकार से निकाला जाता है इसको समझ लेते हैं। तो पहली संख्या है 6, 6 के अपन गुणनखंड करेंगे तो 6 को लिखेंगे 2 गुणित 3। ठीक है, अगली संख्या 20 है, तो 20 को तोड़ेंगे तो 5 चौक 20 होता है, और 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 4 हो गया, और इंटू में कर देंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको सरल करके लिखेंगे तो 2 दो बार है तो इसको 2 की घात 2 लिख लेंगे, और गुणा में 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एलसीएम निकालना है किस संख्या का, 6 और 20 का निकालना है। 6 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पर एलसीएम की परिभाषा लिखेंगे पहले हम। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, तो एलसीएम की परिभाषा आपको याद रखना है, अभाज्य सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे सबसे उच्चतम घात, ये क्या होती है, एलसीएम की परिभाषा होती है। ठीक है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात जो है वो एलसीएम में ली जाती है। देखिए यहाँ पर 2 गुणनखंड है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो बड़ा कौन सा है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 को लेंगे। अगला गुणनखंड 3 है, 3 की बड़ी घात 1 ही है, तो इसके साथ में गुणा कर देंगे 3 का। अगला गुणनखंड 5 है, तो इसके साथ में गुणा कर देंगे 5 का। इसको सरल कर लेंगे तो 2 का की घात 2 अर्थात 4 हो जाएगा, 4 गुणित 3 गुणित 5, इसको सरल कर लेंगे तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, अर्थात दो संख्या जो हमको दे रखी थी 6 और 20, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगली संख्या है 24 और 36।
इन संख्याओं का अपने को एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही आसान है, 24 के गुणनखंड करेंगे तो 8 तिया 24 होता है, और 8 को लिखने के लिए हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। और इसके साथ में गुणा कर देंगे 3 का, तो ये कितना बन गया, 24 बन गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो ये 2 3 बार है, तो 2 को 2 की घात 3 कर देंगे, और गुणा में इसके साथ में 3 लिख देंगे। अगली संख्या 36 है, 9 चौक 36 होता है, तो 4 को तो हम 2 गुणित 2 लिख लेंगे, और 9 को लिखने के लिए 3 गुणित 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 36 हो गया, 2 दूना 4 और 9 चौक 36, ठीक है। तो इसको सरल करेंगे तो 2 2 बार है, तो ये 2 की घात 2, 3 2 बार है तो 3 की घात 2। अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किन संख्याओं का निकालना है, तो कोष्टक में उनको लिख लेंगे, 24 और 36 का हमको एलसीएम निकालना है। क्या परिभाषा लिखी थी हमने एलसीएम की, लिखी थी अभाज्य सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात या सबसे उच्चतम घात जो होती है वो एलसीएम के अंदर ली जाती है, सबसे उच्चतम घात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, बड़ी घात कौन सी हो गई, 2 की घात 3 हो गई। यहाँ पर 3 के ऊपर 1 घात है, यहाँ पर 3 के ऊपर 2 घात है, बड़ी घात कौन सी हुई, 3 की घात 2 हो गई, ठीक है। इसको सरल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 3, मतलब ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 2, मतलब ये हो जाएगा 9। 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अर्थात दो संख्या 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से अगर दो संख्या आपको दी जाती है और आपको एलसीएम निकालने का बोला जाता है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे। एलसीएम के बाद अपने को सीखना है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसको कहते हैं मस, ठीक है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसको निकालने के लिए पहले अपन एक उदाहरण समझते हैं। दो संख्याएं हमारे पास दे रखी है 12 और 72, और इन संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मतलब मस निकालना है। तो सबसे पहले वही गुणनखंड करेंगे हम। पहली संख्या 12 है, 12 के गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12 होता है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 4 हो गया, और इसके साथ में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 2 बार आए है तो 2 की घात 2 कर देंगे और गुणा में 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 72, तो 72 को करने के लिए बारछंग 72 होता है, ठीक है। बारछंग 72 होता है, तो 12 को तो हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, तो ये 3, एक इसका और एक इसका, देखो वापस से गुणा करके देख लो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, तो ये सरल हो गया। तो ये हो जाएगा 2 3 बार है तो 2 की घात 3, और 3 2 बार है तो 3 की घात 2, ठीक है। अब ये गुणनखंड हो गए दोनों संख्याओं के। अब अपने को निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ कौन कौन सी संख्या है, पहली संख्या 12 है और अगली संख्या 72 है। उभयनिष्ठ, इसकी परिभाषा बता देता हूं मैं आपको। इसकी परिभाषा होती है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात को इसमें लिया जाता है, सबसे छोटी घात एचसीएफ में ली जाती है। वो क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 12 के गुणनखंड में 2 की घात 2 है, और 72 के गुणनखंड में 2 की घात 3 है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 2 की घात 2 तो कॉमन है। यहाँ पर देखिए 3 की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 2 है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 है। तो इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 2 की घात 2, मतलब ये 4 हो गया, और 3 की घात 1, मतलब ये 3 ही होता है। 4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, अर्थात 12 और 72 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ निकालते हुए आना चाहिए, ठीक है। चलिए एक उदाहरण और समझते हैं, आज का ये अंतिम उदाहरण है। दो संख्या इस बार 18 और 45 दे रखी है, और इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो 18 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 नम 18 होता है, तो ये 2 और 9 को तोड़ेंगे 3 गुणित 3, ठीक है। इसको सरल लिख करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 की घात 2। अगली संख्या है 45, तो 45 होता है 9 पंजे 45, तो 9 मतलब 3 गुणित 3, 9 हो गया, और इसके साथ में 5 आ जाएगा।
और 3 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 3 2 बार है और 1 बार 5 है। अब यहाँ पर हमको HCF निकालने का बोला है, किन किन संख्याओं का, 18 और 45 का, दोनों संख्याओं को क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF की परिभाषा अभी हमने लिखी है, फिर से बता देता हूँ मैं। उभयनिष्ठ अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों की गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, गुणनखंडों की सबसे छोटी घात जो है वो HCF के अंतर आती है। ठीक है, सबसे छोटी घात वो क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 की घात कुछ है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात है ही नहीं, मतलब उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर भी 3 की घात 2 है, दोनों एक ही बात है, इसको ले लो 3 की घात 2। यहाँ गुणनखंड में 5 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, और कुछ भी कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है, तो 3 की घात 2 मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 ही इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोई भी दो संख्या दी जाए तो किस प्रकार से HCF निकाला जाता है, किस प्रकार से LCM निकाला जाता है, किस प्रकार से गुणनखंड निकाले जाते हैं, और संख्याएं किस प्रकार से होती है, उनसे संबंधित क्या प्रश्न आते हैं, आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता देता हूं मैं कि इस अध्याय में इस सूत्र का बहुत प्रयोग होगा। ये इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, उदाहरण को हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।